नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानी मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। हीरो जी को आप नहीं जानते और ये दुर्भाग्य की बात है। इसका ये अर्थ नहीं कि केवल आपका दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य हीरो जी का भी है। कारण वो बड़ा सीधा साधा है। यदि आपका हीरो जी से परिचय हो जाए तो आप निश्चय समझ लें कि आपका संसार के एक बहुत बड़े विद्वान से परिचय हो गया। हीरो जी को जानने वालों में अधिकांश का मत है कि हीरो जी पहले जन्म में विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक अवश्य रहे होंगे और अपने किसी पाप के कारण उनको इस जन्म में हीरो जी की योनि प्राप्त हुई। अगर हीरो जी का आपसे परिचय हो जाए तो आप यह समझ लीजिए कि उन्हें एक मनुष्य अधिक मिल गया जो उन्हें अपने शौक में प्रसन्नतापूर्वक एक हिस्सा दे सके। हीरो जी ने दुनिया देखी है। यहां यह जान लेना ठीक होगा कि हीरो जी की दुनिया मौज और मस्ती की ही बनी है। शराबियों के साथ बैठकर उन्होंने शराब पीने की बाजी लगाई है और हरदम जीते हैं। अफीम के आदी हैं, पर अगर मिल जाए तो इतनी खा लेते हैं जितनी से एक खानदान का खानदान स्वर्ग की या नरक की यात्रा कर सके। भंग पीते हैं तब तक जब तक उनका पेट न भर जाए। चरस और गांजे के लोभ में साधु बनते बनते बच गए। एक बार एक आदमी ने उन्हें संखिया खिला दी थी, इस आशा से कि संसार एक पापी के भार से मुक्त हो जाए। पर दूसरे ही दिन हीरो जी उनके यहां पहुंचे। हंसते हुए उन्होंने कहा, यार कल का नशा नशा था, राम दुहाई, अगर आज भी वो नशा करवा देते तो तुम्हें आशीर्वाद देता। लेकिन उस आदमी के पास संख्या मौजूद नहीं थी। हीरो जी के दर्शन प्रायः चाय की दुकान पर हुआ करते हैं। जो पहुंचता है वो हीरो जी को एक प्याला चाय का अवश्य पिलाता है। उस दिन जब हम लोग चाय पीने पहुंचे तो हीरो जी एक कोने में आंख बंद किए हुए बैठे कुछ सोच रहे थे। हम लोगों में बातें शुरू हो गई और हरिजन आंदोलन से घूमते फिरते बात आ पहुंची बलि पर, दानवराज बलि पर। पंडित गोवर्धन शास्त्री ने आमलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, भाई ये तो कलयुग है, न किसी में दीन है न ईमान, कौड़ी कौड़ी पर लोग बेईमानी करने लग गए। अरे अब तो लिखकर भी लोग मुकर जाते हैं। एक युग था जब दानव तक अपने वचन निभाते थे। नरों और असुरों की बात तो छोड़ ही दीजिए। दानव राज बलि ने वचनबद्ध होकर सारी पृथ्वी दान कर दी थी। पृथ्वी ही का है, स्वयं अपने आप को दान कर दिया था। हीरो जी चौंक उठे, खास कर उन्होंने कहा, क्या बात है, जरा फिर से तो कहना। सब लोग हीरो जी की ओर घूम पड़े, कोई नई बात सुनने को मिलेगी। इस आशा से मनोहर ने शास्त्री जी के शब्दों को दोहराने का कष्ट उठाया। हीरो जी, ये जो गोवर्धन शास्त्री है ना, तो कह रहे हैं कि कलयुग में सब धर्म कर्म का लोप हो गया है। त्रेता में तो दैत्यराज बलि ने अपना सब कुछ केवल वचनबद्ध होकर दान दे दिया था। हीरो जी हंस पड़े, हाँ तो ये गोवर्धन शास्त्री कहनाने वाले हुए और तुम लोग सुनने वाले। ठीक है, लेकिन हमसे सुनो, ये तो कह रहे हैं त्रेता की बात। अरे तब तो अकेले बलि ने ऐसा कर दिया था, लेकिन मैं कहता हूं कलयुग की बात। कलयुग में तो एक आदमी की कही हुई बात को उसकी 7-8 पीढ़ी तक निभाती गई, और यद्यपि वो पीढ़ी स्वयं नष्ट हो गई लेकिन उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। हीरो जी की बात समझ में नहीं आई। पूछना पड़ा, हीरो जी, कलयुग में किसने इस प्रकार अपने वचनों का पालन किया है? अरे लौंडे हो ना। हीरो जी ने मुंह बनाते हुए कहा, जानते हो मुगलों की सल्तनत कैसे गई? हाँ, अंग्रेजों ने उनसे छीन ली। तभी तो कहता हूं तुम सब लोग लौंडे हो, स्कूली किताबों को रट रट कर बन गए पढ़े लिखे आदमी। अरे मुगलों ने अपनी सल्तनत अंग्रेजों को बख्श दी। ये हीरो जी ने कौन सा नया इतिहास बनाया है? आंखें कुछ अधिक खुल गई, कान खड़े हो गए। मैंने कहा, कैसे? अच्छा तो फिर सुनो। हीरो जी ने आरंभ किया, जानते हो शाहजहां की लड़की शहजादी रोशन आरा, वो एक दफे बीमार पड़ी थी और उसे एक अंग्रेज डॉक्टर ने अच्छा किया। उस डॉक्टर को शाहजहां ने हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए कलकत्ते में कोठी बनाने की इजाजत दे दी। हाँ, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, हम सब ने कहा।
लेकिन असल बात यह है कि शहजादी रोशन आरा वही शहंशाह शाहजहां की लड़की, हाँ वही शहजादी रोशन आरा एक दफे जल गई। अधिक नहीं जली थी, अरे हाथ में थोड़ा सा जल गई थी, लेकिन जल तो गई थी। और थी शहजादी। बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, इलाज किया गया, लेकिन शहजादी को कोई अच्छा नहीं कर सका। और शहजादी को भला अच्छा कौन कर सकता था? अरे वो तो शहजादी थी ना। सब लोग लगाते थे लेप, और लेप लगाने से होती थी जलन, और तुरंत शहजादी ने धुलवा डाला उस लेप को। भला शहजादी को रोकने वाला कौन था? अब शहंशाह सलामत को फिक्र हुई, लेकिन शहजादी अच्छी हो तो कैसे? वहां तो दवा असर करने ही नहीं पाती थी। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज घूमता घामता दिल्ली आया, दुनिया देखे हुए, घाट घाट का पानी पिए हुए, पूरा चालाक और मक्कार। उसको शहजादी की बीमारी की खबर लग गई। नौकरों को घूस देकर उसने पूरा हाल दरियाफ्त किया। उसे मालूम हो गया कि शहजादी जलन की वजह से दवा धुलवा डाला करती है। सीधे शहंशाह सलामत के पास पहुंचा, कहा कि मैं डॉक्टर हूं, और शहजादी का इलाज उसने अपने हाथ में ले लिया। उसने शहजादी के हाथ में एक दवा लगाई। उस दवा से जलन होना तो दूर रहा, उल्टे जले हुए हाथ में ठंडक पहुंची। अब भला शहजादी उस दवा को क्यों धुलवाती? हाथ अच्छा हो गया। जानते हो वो दवा क्या थी? हम लोगों की ओर भेद भरी दृष्टि डालते हुए हीरो जी ने लगभग डांटते हुए पूछा, भाई अब हम दवा क्या जाने? कृष्णानंद ने कहा, तभी तो कहते हैं कि इतना पढ़ लिख कर भी तुम्हें तमीज नहीं आई। अरे वो दवा थी वेस्लिन, वही वेस्लिन जिसका आज घर घर में प्रचार है। वेस्लिन? लेकिन वेस्लिन तो दवा नहीं होती, मनोहर ने कहा। हीरो जी संभल कर बैठ गए, फिर बोले, कौन कहता है कि वेस्लिन दवा होती है? अरे उसने हाथ में लगा दी वेस्लिन और घाव अपने आप ही अच्छा हो गया। वो अंग्रेज बन बैठा डॉक्टर, और उसका नाम हो गया। शहंशाह शाहजहां बड़े प्रसन्न हुए। फिर उसने उस फिरंगी डॉक्टर से कहा, मांगो। और उस फिरंगी ने कहा, हुजूर मैं इस दवा को हिंदुस्तान में राइज करना चाहता हूं, इसलिए हुजूर मुझे हिंदुस्तान में तिजारत करने की इजाजत दे दे। बादशाह सलामत ने जब यह सुना कि डॉक्टर हिंदुस्तान में इस दवा का प्रचार करना चाहता है तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मंजूर, और कुछ मांगो। तब उस चालाक डॉक्टर ने जानते हो क्या मांगा? उसने कहा, हुजूर मैं एक तंबू तानना चाहता हूं, जिसके नीचे इस दवा के पीपे इकट्ठे किए जाएंगे। जहां पनाह ये फरमा दें कि उस तंबू के नीचे जितनी जमीन आवेगी वो जहां पनाह ने फिरंगियों को बख्श दी। शहंशाह शाहजहां थे सीधे साधे आदमी। उन्होंने सोचा, तंबू के नीचे भला कितनी जगह आएगी? उन्होंने कहा, मंजूर। हाँ, तो शहंशाह शाहजहां थे सीधे साधे आदमी, छल कपट उन्हें आता नहीं था, और वो अंग्रेज था दुनिया देखे हुए। 7 समंदर पार करके हिंदुस्तान आया था, पहुंचा विलायत। वहां उसने बनवाया रबड़ का एक बहुत बड़ा तंबू, और जहाज पर तंबू लदवाकर चल दिया हिंदुस्तान। कलकत्ते में उसने वो तंबू वहां लगवा दिया। वो तंबू कितना ऊंचा था इसका अंदाज आप नहीं लगा सकते। उस तंबू का रंग था नीला। तो जनाब वो तंबू लगा कलकत्ते में, और विलायत से पीपे पर पीपे लदकर आने लगे। उन पीपों में वेस्लिन की जगह भरा था एक एक अंग्रेज जवान, माए बंदूक और तलवार के। सब पीपे तंबू के नीचे रखवा दिए गए। जैसे जैसे पीपे जमीन घेरने लगे, वैसे वैसे तंबू को बढ़ा बढ़ाकर जमीन घेर दी गई। तंबू तो रबड़ का था ना, जितना बढ़ाया बढ़ गई। अब जनाब तंबू पहुंचा पलासी। तुमने पढ़ा होगा कि पलासी का युद्ध हुआ था। अरे सब झूठ है। असल में तंबू बढ़ते बढ़ते पलासी पहुंचा था, और उस वक्त मुगल बादशाह का हरकारा दौड़ा था दिल्ली। बस ये कह दिया गया कि पलासी की लड़ाई हुई। जी हां, उस वक्त दिल्ली में शाहजहां की तीसरी या चौथी पीढ़ी सल्तनत कर रही थी। हरकारा जब दिल्ली पहुंचा उस वक्त बादशाह सलामत की सवारी निकल रही थी। हरकारा घबराया हुआ था, वो इन फिरंगियों की चालों से हैरान था। उसने मौका देखा ना महल। वहीं सड़क पर खड़े होकर उसने चिल्लाकर कहा, जहां पना गजब हो गया, ये बदतमीज फिरंगी अपना तंबू पलासी तक खींच लाए।
और चूंकि कलकत्ते से पलासी तक की जमीन तंबू के नीचे आ गई है, इसलिए इन फिरंगियों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जो इनको मना किया तो इन बदतमीजों ने शाही फरमान दिखा दिया। बादशाह सलामत की सवारी रुक गई थी। उन्हें बुरा लगा। उन्होंने हरकारे से कहा, मैं हरकारे, मैं कर ही क्या सकता हूं। जहां तक फिरंगियों का तंबू घिर जाए वहां तक की जगह उनकी हो गई और हमारे बुजुर्ग ये कह गए हैं। बेचारा हरकारा अपना सा मुंह लेकर वापस आ गया। हरकारा लौटा और इन फिरंगियों का तंबू बढ़ा। अभी तक तो आते थे पीपे में आदमी, अब आने लगा तरह तरह का सामान। हिंदुस्तान का व्यापार फिरंगियों ने अपने हाथ में ले लिया। तंबू बढ़ता ही रहा और पहुंच गया बक्सर। इधर तंबू बढ़ा, उधर लोगों की घबराहट बढ़ी। ये जो किताबों में लिखा है कि बक्सर की लड़ाई हुई, ये गलत है भाई, सरासर गलत। जब तंबू बक्सर पहुंचा तो हरकारा फिर दौड़ा। अब जरा बादशाह सलामत की बात सुनिए। वो जनाब दीवान खास में तशरीफ रख रहे थे। उनके सामने सैकड़ों बल्कि हजारों मुसाहिब बैठे थे। बादशाह सलामत हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। सामने एक साहब जो शायद शायर थे, कुछ गा गा कर पढ़ रहे थे और मुसाहब गला फाड़ फाड़ कर वाह वाह चिल्ला रहे थे। कुछ लोग तीतर और बटेर लड़ा रहे थे। हरकारा जो पहुंचा तो ये सब बंद हो गया। बादशाह सलामत ने पूछा, मैं हरकारे क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? हाँफते हुए हरकारे ने कहा, जहां अपना इन बदजात फिरंगियों ने अंधेर मचा रखा है, वो अपना तंबू बक्सर खींच लाए। बादशाह सलामत को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने मुसाहबों से पूछा, म्यां हरकारा कहता है कि फिरंगी अपना तंबू कलकत्ते से बक्सर तक खींच लाए, ये कैसे मुमकिन है? इस पर एक मुसाहब ने कहा, जहां अपना ये फिरंगी जादू जानते हैं, जादू। दूसरे ने कहा, जहां बना इन फिरंगियों ने जिन्नात पाल रखे हैं, जिन्नात सब कुछ कर सकते हैं। बादशाह सलामत की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने हरकारे से कहा, मैं हरकारे तुम बतलाओ ये तंबू किस तरह बढ़ाया? हरकारे ने समझाया कि तंबू रबड़ का है। इस पर बादशाह सलामत बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा, ये फिरंगी भी बड़ा चालाक है, पूरे अकल के पुतले हैं। इस पर मुसाहबों ने एक स्वर में कहा, इसमें क्या शक है जहां अपना, बता फरमाते हैं। बादशाह सलामत मुस्कुराया, अरे भाई किसी चौबदार को भेजो, इन फिरंगियों के सरदार को बुला लाओ, मैं उसे खिलत दूंगा। सब मुसाहब का उठे, वल्लाह जहां अपना एक ही दरिया दिल है, इस फिरंगी सरदार को जरूर खिलत देनी चाहिए। हरकारा घबराया। वो आया था शिकायत करने। यहां बादशाह सलामत फिरंगी सरदार को खिलत देने पर आमादा थे। वो चिल्ला उठा, जहां बना इन फिरंगियों ने जहां बना की सल्तनत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने तंबू के नीचे करके उस पर कब्जा कर लिया है। जहां बना ये फिरंगी जहां बना की सल्तनत पर छीनने पर आमदा दिखाई देते हैं। मुसाहब चिल्लाता, अरे गजब। बादशाह सलामत की मुस्कुराहट गायब हो गई। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, हमारे बुजुर्ग इन फिरंगियों को उतनी जगह दे गए हैं जितनी तंबू के नीचे आ सके, भला मैं उसमें कर ही क्या सकता हूं। हां, फिरंगी सरदार को खिलत नहीं दूंगा। इतना कहकर बादशाह सलामत फिरंगियों की चालाकी अपनी बेगमात को बताने के लिए हरम के अंदर चले गए और हरकारा बेचारा चुपचाप लौट आया। जनाब उस तंबू ने बढ़ना जारी रखा। एक दिन क्या देखते हैं कि विश्वनाथपुरी काशी के ऊपर वो तंबू तन गया। अब तो लोगों में भगदड़ मच गई। उन दिनों राजा चेत सिंह बनारस की देखभाल करते थे। उन्होंने उसी वक्त बादशाह सलामत के पास हरकारा दौड़ाया। वो दीवान खास में हाजिर किया गया। हरकारे ने बादशाह सलामत से अर्ज की कि वो तंबू बनारस पहुंच गया है और तेजी के साथ दिल्ली की तरफ आ रहा है। बादशाह सलामत चौंक उठा। उन्होंने हरकारे से कहा, तो म्यां हरकारे तुम्हें बतलाओ क्या किया जाए? वहां बैठे हुए एक दो उमराव ने कहा, जहां बना एक बड़ी फौज भेजकर इन फिरंगियों का तंबू छोटा करवा दिया जाए और कलकत्ते भेज दिया जाए। हम लोग जाकर लड़ने को तैयार हैं। जहां बना का हुक्म भर हो जाए। इस तंबू की क्या हकीकत है, एक मर्तबा आसमान को भी छोटा कर दे। बादशाह सलामत ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने कहा, क्या बतलाऊं, हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां इन फिरंगियों को तंबू के नीचे जितनी जगह आ जाए वो बख्श गए हैं। बख्शीश नामा की रूह से हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आप जानते हैं
हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं। एक दफा जो जबान दे दी वो दे दी। तंबू का छोटा कराना तो गैर मुमकिन है। हां, कोई ऐसी हिकमत निकाली जाए जिससे फिरंगी अपना तंबू आगे न बढ़ा सके। इसके लिए दरबार आम किया जाए और यह मसला वहां पेश किया जाए। इधर दिल्ली में तो यह बातचीत हो रही थी और उधर इन फिरंगियों का तंबू इलाहाबाद इटावा ढकता हुआ आगरे पहुंचा। दूसरा हरकारा दौड़ा। उसने कहा, जहां पना वो तंबू आगरे तक मढ़ाया है, अब कुछ भी नहीं किया जाए तो ये फिरंगी दिल्ली पर भी अपना तंबू तान कर कब्जा कर लेंगे। बादशाह सलामत घबराए। दरबार आम किया गया। सब अमीर उमरा इकट्ठा हो गए तो बादशाह सलामत ने कहा, आज हमारे सामने एक अहम मसला पेश है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां ने फिरंगियों को इतनी जमीन बख्श दी थी जितनी उनके तंबू के नीचे आ सके। इन्होंने अपना तंबू कलकत्ते में लगवाया था, लेकिन वो तंबू है रबड़ का और ये लोग धीरे धीरे तंबू आगरे तक खींच लाए। हमारे बुजुर्गों से जब ये कहा गया तब उन्होंने कुछ करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि शाहजहां अपना कौल हार चुके हैं। हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं और अपने कौल के पक्के हैं। अब आप लोग बताइए क्या किया जाए। अमीरों और मनसबदारों ने कहा, हमें इन फिरंगियों से लड़ना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। इनका तंबू छोटा करवा के कलकत्ते भिजवा देना चाहिए। बादशाह सलामत ने कहा, लेकिन हम अमीर तैमूर की औलाद हैं, हमारा कौल टूटता है इससे। इसी समय तीसरा हरकारा हाफता हुआ बिना इत्तला कराए ही दरबार में घुस आया। उसने कहा, जहां पना वो तंबू दिल्ली पहुंच गया, वो देखिए लाल किले तक आ पहुंचा। सब लोगों ने देखा, वास्तव में हजारों गोरे खाकी वर्दी पहने और हथियारों से लैस बाजा बजाते हुए तंबू को किले की तरफ खींचते हुए आ रहे थे। उस वक्त बादशाह सलामत उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हमने तय कर लिया, हम अमीर तैमूर की औलाद हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ कह दिया वही होगा। उन्होंने तंबू के नीचे की जगह फिरंगियों को बख्श दी थी। अब अगर दिल्ली भी उस तंबू के नीचे आ रही है तो आवे। मुगल सल्तनत जाती है तो जाए, लेकिन दुनिया ये देख ले कि अमीर तैमूर की औलाद हमेशा अपने कौल की पक्की रही है। इतना कहकर बादशाह सलामत मैं अपने अमीर उमराव के दिल्ली के बाहर हो गए और दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब आप देख सकते हैं, इस कलयुग में भी मुगलों ने अपनी सल्तनत बख्श दी। हम सब लोग थोड़ी देर तक चुप रहे। इसके बाद मैंने कहा, हीरो जी एक प्याला चाय और पियो। हीरो जी बोले, इतनी अच्छी कहानी के सुनाने के बाद भी एक प्याला चाय? अरे महुए के ठर्रे का एक अद्धा तो हो जाता। ये कहानी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक था मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। ये चैनल है किस्सा कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।